हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन में जहाँ पर मैं आपके साथ NCERT की कंप्लीट बुक की इस सीरीज़ को पार्ट वाइज डेली आपके लिए लेकर आऊँगा और इस बुक की अपनी इस सीरीज़ को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट आपकी इसकी बन जाएगी। तो द NCERT शो बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन शर्मा, इसको हम अपने इस पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 जून यानी कि 23 जून से आपको अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस मिलेंगे। इसके लिए आपको अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट को लेकर आपको ये कोड यूज़ करना होगा, जिसका कोड वैल्यू है ROB10 ROB10। इस कोड को भूलना बिल्कुल नहीं है आपको। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट 2021-22 के CGL या फिर CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक ऑल स्टार्स बैच मिलेगा। ये भी आपका 23 जून से स्टार्ट होगा। इसके अलावा CET ब्रह्मास्त्र बैच, यहाँ पर भी आपको टॉप एजुकेटर्स इस बैच में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। 2020 का रिवीजन बैच आपको संकल्प बैच 1000 सिलेक्शन के रूप में यहाँ पर मिलेगा, जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 23 जून है। इसके अलावा सफलता बैच 21-22 के स्टूडेंट की तैयारी करते हुए यहाँ पर आपको इस बैच में आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप 23 से इस बैच में अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने प्रिय अभिनय शर्मा के सर के साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 23 जून से भी इनकी क्लास यहाँ पर आपकी स्टार्ट होंगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैचेज़ हैं, जैसे कि GD कांस्टेबल, MTS, इसके साथ साथ आपका स्टेनोग्राफर, CPO। तो इन सभी एग्ज़ाम को आप यहाँ पर अपने आप को जाकर एनरोल कर सकते हैं। 23 जून से ही आपके स्टार्ट हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्राइस हाइक बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए एक कोड यूज़ करना है। ये कोड आपको याद रखना है, ROB10। चाहे आप पहली बार स्पेशल क्लास देखें, वहाँ पर भी आपको अनलॉक कोड डालना होगा, तो उसमें आप ROB10 डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 साल 2 साल, उसके लिए आपको ROB10 कोड यूज़ करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और हमारे इस सेशन के अंदर हम एंटर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मैंने अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी और अभी हमारा करंटली ज्योग्राफी चल रहा है। तो आप मुझे अनअकैडमी पर जाकर मेरी क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे NCERT का हमारा ये पहला सेशन, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे विश्व के भूगोल की, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एंटर करने से पहले और हम अपनी सीरीज़ को आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं कि देखो, यहाँ पर जो आपको मैं कंप्लीट कंटेंट दूंगा वो आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि हिंदी माध्यम से है या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि इंग्लिश माध्यम से है, उन्हें एज सच यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोथ दी स्टूडेंट्स कैन वॉच दिस वीडियो, लेकिन जो मेरा बोलने का लैंग्वेज होगा दैट विल बी इन हिंदी। तो अगर आपको ये PDF लेना है, PDF आप टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम आपको याद रखना है, टेलीग्राम नेम इज़ EDU24। वहाँ पर मैं जाकर आपकी इस PDF को डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा ये पहला पार्ट। तो देखिए, जब हम अपनी कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है हमारे ब्रह्मांड की, यानी कि हमारे यूनिवर्स की। तो शुरुआत करेंगे द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से, और इसके अंदर एंटर करके इससे रिलेटेड बनने वाले आपको सभी फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जिनको आप सेशन के बाद ख़त्म होने के बाद PDF डाउनलोड करके EDU24 से, टेलीग्राम से आप अपनी इस कंप्लीट वीडियो का रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँगा एक एक पॉइंटर्स के साथ, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, आपको ये जानने की ज़रूरत होती है कि आपका जो ब्रह्मांड है वो बना किससे हुआ है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करूँगा बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़। गैलेक्सीज़ क्या होती हैं? आपकी आकाश गंगाएँ होती हैं। जैसे कि आपकी यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है, यानी कि हमारी जो आकाश गंगा है, वो होती है आपकी मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपका यूनिवर्स किससे बना हुआ है, तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी आपके यूनिवर्स के अंदर यानी कि आपके ब्रह्मांड के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। और ये बनी किससे हुई होती हैं? ये आपकी ग्रेविटी से रुकी हुई होती हैं, यानी कि बंधी हुई होती हैं। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको एक साथ देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ स्टार्स आपको हर गैलेक्सी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और बहुत सारी ऐसी गैलेक्सियाँ मिलकर आपका निर्माण करती हैं आपके ब्रह्मांड का। ये जो स्टार्स होते हैं, यही सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मास होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, उसके लिए आपकी गैलेक्सी के अंदर जिम्मेदार होते हैं।
जैसे कि अगर मैं आपकी गैलेक्सी की बात करूं, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी की, उसको हम आकाशगंगा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने स्टार्स हैं, तो आप यहाँ पर एक ये डेटा याद रख लीजिए कि 300 बिलियन स्टार्स आपकी इस मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आपकी इस आकाशगंगा के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारा जो स्टार है, हमारा वो स्टार कौन सा है, दैट हमारा जो स्टार है वो होगा आपका सूर्य। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स या फिर जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके सन के चारों ओर क्या करते हैं, आपके सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं और सन को बीच में रखकर उनके चारों ओर आपका चक्कर लगाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बचपन में भी आपने पढ़ी होंगी और ऐसे भी आपको क्लियर होंगी कि कैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी अलग अलग नंबर ऑफ स्टार से मिलकर बनता है। और जब हम अपनी गैलेक्सी के अंदर आते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, वहाँ पर आपको सन देखने के लिए मिलता है, जिसके चारों ओर आपके अलग अलग प्लैनेट्स उसके चारों ओर चक्कर आपके लगाते रहते हैं। देखिए, दो अलग अलग हमने यहाँ पर थ्योरी का प्रतिपादन देखा। सबसे पहले जब आपकी 14वीं सेंचुरी आती है तो आपके प्लूटलेमी करके ये आपके एक व्यक्ति होते हैं, इनका एक सिद्धांत निकल कर आता है कि ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो है आपका सेंटर आपके यूनिवर्स का, यानी कि जो आपका ब्रह्मांड है उसका केंद्र बताते हैं पृथ्वी को, कि भाई ऐसा है कि जो पृथ्वी है वो आपके इस ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। और सूर्य और बाकी के जो अन्य आपके ये हेवनली बॉडीज़ हैं यानी कि स्वर्गीय पिंड हैं, ये आपके सन के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो लेकिन 14वीं शताब्दी में इनके द्वारा ये कह दिया गया कि आपका जो पृथ्वी है वो है आपका सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन उसके बाद आपका 15वीं सदी के अंदर एक व्यक्ति निकल कर आते हैं जिनका नाम है आपका कोपरनिकस। कोपरनिकस ये कहते हैं आपसे कि ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र आप पृथ्वी को नहीं कह सकते, ब्रह्मांड का केंद्र जो है आपका वो क्या है, आपका सूर्य। उसके द्वारा ये कहा गया। एंड देन फाइनली आगे चल के केपलर आपको मिलेंगे। केपलर के बारे में आप में से जितने भी लोगों ने फिज़िक्स पढ़ी होगी, आपने केपलर के वहाँ पर नियम देखे होंगे, केपलर के वहाँ पर सिद्धांत देखे होंगे, तो वो भी यहाँ पर एकदम सहमति बताते हैं किससे, आपके कोपरनिकस से। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं कोपरनिकस कि जो सन है हमारा वही है सेंटर किसका, आपके सोलर सिस्टम का, नॉट द यूनिवर्स। तो अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई पहले हमने देखा कि पृथ्वी को बताया गया, उसके बाद कोपरनिकस आते हैं, वो कहते हैं कि सन है आपके यूनिवर्स का जो सेंटर है, लेकिन केपलर आगे आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं टोलेमी से सहमति नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं कोपरनिकस से सहमति रखता हूँ कि सन यहाँ पर सेंटर है लेकिन यूनिवर्स का नहीं, सोलर सिस्टम का। तो फाइनली केपलर की बातों को यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं और हम यहाँ पर इन बातों को दिमाग में रखे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमें और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब देखिए, हमने ये जान लिया कि आपकी जो अंतरिक्ष है, जो आपका यूनिवर्स है, उसके अंदर आपको कुछ ना यूनिट्स डिफाइन करनी होती हैं कि आप उनकी मेजरमेंट कैसे कर पाएँ, आप उनको माप कैसे पाएँ कि कितना वो आपसे दूर हैं, कितना आपको उनसे डिस्टेंस को नापने के लिए सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब देखिए, हर चीज़ को आप किलोमीटर में नहीं नाप सकते, तो देखिए यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स आपको लेकर आएंगी और ये जो टर्म्स हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि लाइट ईयर आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पर दी गई है, या फिर आपको यहाँ पर पार्सेक दिया गया है, तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपकी दिए गए विकल्पों में से किसको दर्शाती हैं। तो वहाँ पर आपको लेंथ दिया जाएगा, आपको वहाँ पर मास दिया जाएगा, या फिर इस तरीके की आपको अलग अलग वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो ये याद रखना है, ये आपके सवाल बन जाते हैं इनके अंदर की। अगर आप डिटेल देखना चाहें कि सबसे पहले हम लाइट ईयर की बात कर लेते हैं, यानी कि प्रकाश वर्ष। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर करी जाती है लाइट के द्वारा एक साल में, जिसको हम वैक्यूम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग हिसाबों से हमने इसे डिफ़ाइन किया है। जैसे कि जो आपकी ये लाइट ईयर होती है वो आपकी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होती है। तो देखो, ये भी सवाल आपका एक बार आपके CHSL में पूछ लिया गया था कि 1 लाइट ईयर इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी किलोमीटर्स, यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है। इसके द्वारा आपकी खगोलीय इकाई आपके सामने आएगी जिसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी वही आपका एक डिस्टेंस को बताएगा, जिस डिस्टेंस को आप इस तरीके से ध्यान में रख सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका इक्विवेलेंट होगा किसका, 150 मिलियन किलोमीटर के। इसी तरीके से पार्सेक की बात करें तो पार्सेक आपका इक्विवेलेंट होता है 3.26 लाइट ईयर्स के, और अगर आपको उसको किलोमीटर में निकालना है तो जो आपका लाइट ईयर का एक यूनिट का वैल्यू था
उस किलोमीटर का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पारसेक और लाइट ईयर्स के निकाल कर आप किलोमीटर भी निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल आपके एग्ज़ाम में इन जगहों से बनते हैं, ये आपको याद रखना है और इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके आपको हर चीज़ से अपने लिए आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड वैल्यू निकालना है। चलिए, हमने ये जान लिया कि आपका ब्रह्मांड कैसे कैसे हुआ, उसके बाद हमने उनकी यूनिट्स जान ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे जो विकास होता है, जो मूल विकास होता है, यानी कि जो ओरिजिन एवोल्यूशन होता है आपके ब्रह्मांड का, वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग थ्योरी आपकी दी जाती हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग बड़े विद्वानों के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी थ्योरी आपके सामने निकल कर आती है वो आती है बिग बैंग थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये है आपके जॉर्जेस ली मैटर। ये आपको याद रखना है, ऐसे करके आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि भाई बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है, जॉर्जेस ली मैटर। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी के अंदर आपसे क्या कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अंदर आपसे कहा जाता है कि ये एक विस्फोट था, यानी कि एक एक्सप्लोजन था, जो कि लगभग अब से 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। जिसके बाद क्या हुआ, ये मान लीजिए कि एक विस्फोट हुआ, इसके बाद अलग अलग चीज़ें इधर उधर बिखट कर निकलने लगीं और ये अपने आप में इन्होंने बनाना शुरू कर दिया क्या, गैलेक्सीज़ का, जिसके अंदर आपके स्टार्स बन गए और इस तरीके की आपकी जो आकाश गंगाओं के अंदर जो आपके आकाशीय पिंड हुए उनका बनना शुरू हो गया। तो ये आपकी हो गई बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग मतलब किसी चीज़ का एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये आपसे जनरली मतलब पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपसे जो यहाँ पर चीज़ें आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि कितने साल पहले ये एक्सप्लोजन माना जाता है। तो आप इसको 13.8 बिलियन साल पहले मान सकते हैं। और जो इसको प्रस्तावित किया वो किसने किया, वो आपका किया जॉर्ज ले मैत्रे ने। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक और थ्योरी आपके सामने यहाँ पर दी जाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी, यानी कि स्थिर अवस्था का सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति निकल कर आते हैं, आप अगर इन्हें याद रख सकें तो आप इन्हें याद रखिएगा। इनका नाम है बॉन्डी, गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल। ये यहाँ पर इस सिद्धांत को विकसित करते हैं और कहते हैं कि हालांकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, फिर भी यह समय के साथ अपनी जो उपस्थिति है उसको नहीं बदलता है। इसकी कोई शुरुआत का और या फिर इसका कोई अंत की अगर आप तरफ देखें तो उसका कोई आप निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। मतलब आप ये यहाँ पर कहने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड एक्चुअली में तो अपने आप में क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पर कोई इस तरीके का चेंज नहीं देख सकते इसकी अपीयरेंस में, यानी कि इसकी उपस्थिति में। या तो यहाँ पर आप ना बोल सकते हैं कि कोई इसकी शुरुआत है, ना ही आप ये कह सकते हैं इसका कोई अंत है। तो ये कुछ कुछ व्यक्ति हैं, आप इनको अगर देखना चाहें और इस थ्योरी को आप समझना चाहें तो आप यहाँ पर इसका नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद आपकी लास्ट में एक और थ्योरी आती है, अंतिम थ्योरी आपकी लेकर आते हैं, ये है आपकी पल्सेटिंग थ्योरी, यानी कि स्पंदन सिद्धांत। अब देखिए, इस थ्योरी के अंदर आपसे क्या कहा जाता है। ये थ्योरी आपसे कहता है कि जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार एकदम आप एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वे में दोनों तरफ से देख सकते हैं, यानी कि आप विस्तार भी देखेंगे, इसका संकुचन भी देखेंगे। ये एक वैकल्पिक रूप है, इसमें आप एकदम क्लियरली नहीं बोल सकते कि भाई हाँ मैं ऐसा देख ही सकता हूँ। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस वैल्यू को आप पल्सेटिंग का नाम दे दें, यानी कि आप इसको स्पंदन का नाम दे दें, यानी कि कभी कॉन्ट्रैक्शन और कभी एक्सपेंशन, तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कहीं आपको कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई देंगी और कभी कुछ चीज़ें आपको एक्सपेंड करती हुई दिखाई देंगी। अब अगर इनसे बोला जाए कि सर आप हमें अपनी थ्योरी से ये बता दीजिए कि करंटली हम क्या देख रहे हैं, तो ये कहते हैं कि अभी करंटली जो आपका यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो फॉर्म हुई 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। ये आपका कहा गया स्पंदन सिद्धांत के अंदर। लेटेस्ट नोन जो गैलेक्सी है वो आपका कौन सा है, ड्वार्फ गैलेक्सी है। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो लगे रहते हैं कि कौन सी गैलेक्सी है, कब मिली, कहाँ मिली। आप देखते भी होते रहते होंगे न्यूज़ में कि नासा ने ये पाया या फिर यूरोपियन कंट्री की ये वाली जो आपकी संस्था है इसने ये पाया। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जो आपकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट नोन यानी कि नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा की बात करें तो वो आपकी क्या होगी, ड्वार्फ गैलेक्सी, जिसे हम बॉनी आकाशगंगा का नाम दे सकते हैं। देखिए, ओरिजिन जो है यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसे बिग बैंग थ्योरी द्वारा समझाया गया। लेकिन बेल्जियम के एक आपके ये व्यक्ति हैं यानी कि एस्ट्रोनॉमर हैं और ब्रह्मांड विज्ञानी आपके जॉर्जेस लैमेत्रे हैं, इनके द्वारा तैयार और प्रस्तावित किया गया है किसको, इन सभी वैल्यूज़ को, कि भाई हाँ ऐसे बिग बैंग थ्योरी से ये सब चीज़ें आगे बढ़ी।
पल्सेटिंग थ्योरी भी यहाँ पर निकल कर आई। मतलब पल्सेटिंग थ्योरी में आपको थोड़ा सा और ज्ञान दिया गया और बातें करी गई, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे करीब यानी कि सबसे निकटतम जो आकाशगंगा है हमारी गैलेक्सी की वो कौन सी है, आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो यहाँ पर ये कुछ कुछ सवाल आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है और कहीं ना कहीं ये आपको छोटा मोटा पार्ट भी आपके एग्ज़ाम का क्लियर करते हैं। जैसे कि आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे। अब देखिए हमने देख लिया कि गैलेक्सी, ब्रह्मांड, ये सभी चीज़ें बनी। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं आपका स्टार की तरफ, क्योंकि हम क्या है, हमारा जो सौर मंडल है यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें मेन जो पार्ट अपना अदा करता है वो अदा करता है आपका सन। और सन क्या है, अपने आप में एक स्टार है। तो आपको ये देखने के बाद कि बिग बैंग थ्योरी में आपने ये देख लिया कि ठीक है ऐसे करके एक्सप्लोजन हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज़ बनी, गैलेक्सीज़ के अंदर स्टार्स बने। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई आपका स्टार्स का जो बनना है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए सभी को पता है कि जो बर्निंग गैसेस होती हैं उससे आपका यहाँ पर जो तारे होते हैं यानी कि स्टार्स होते हैं बने हुए होते हैं। ये जो आपके स्टार्स होते हैं खुद की अपनी लाइट यहाँ पर इमिट करते हैं, यानी कि स्वयं का प्रकाश जो है यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं और ये गर्म भी होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सभी को पता है, लेकिन क्योंकि हम NCERT का यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है वो लगभग 4.3 साल लेता है टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी कि अगर मैं प्रकाश को देखूं और जो सबसे आपका निकटतम स्टार है वो आपको याद रखना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो यहाँ से आपका एक सवाल बन जाएगा कि भाई आपके यहाँ से जो सबसे निकटतम स्टार है आफ्टर सन वो कौन सा है, तो वो आपको आंसर करना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और अगर मैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी से आपके स्टार जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसको आपके पास पहुंचने तक की बात करूं तो उसको कितना टाइम लगता है, आपका 4.3 साल। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और NCERT क्या करता है ना, आपको यही फैक्ट्स देने की कोशिश करता है कि भाई चलिए ये बातें हैं, ऐसे हैं और ये चीज़ें आपकी बनती हैं। तो यही आपके एग्ज़ाम में क्या बन जाता है, सवाल बन के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फिर ये देख लिया, स्टार बन गए। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लाइफ साइकिल है आपके स्टार की वो किस तरीके से है, कैसे हम इसकी जीवन चक्र को समझ सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें देखनी होंगी। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको लिया है आपका प्रोटोस्टार, यानी कि इसके बारे में अब हम आगे जानेंगे। तो ये जो पहला प्रकार है आपका प्रोटोस्टार का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अलग अलग कैटेगरीज हम अपने इन स्टार्स की देख सकते हैं। तो प्रोटोस्टार के अंदर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ऐसे स्टेज को देखा जाएगा, यानी कि एक ऐसे चरण का आप यहाँ पर देखना आप अपने हिसाब से समझेंगे, जहाँ पर जो परतें हैं उनको यहाँ पर आप हैवीली अकम्पेंड देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आप काफ़ी तेज़ी से भारी होना देखेंगे उनका, ठीक है। ये एक्सपेंड करते हैं अपनी लेयर्स को। और अगर मैं आपसे एक प्रोटोस्टार की बात करूँ तो हाईली कंडेंस्ड क्लाउड होते हैं इनके यहाँ पर गैसों के, जिसके अंदर मेनली आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपके सामने कैटेगराइज कर रहा हूँ अलग अलग कंडीशंस के, अलग अलग चरणों के, कि किस स्टेज में आपके जो स्टार होते हैं उनका निकलना आप यहाँ पर देखते हैं। तो हमने प्रोटोस्टार की यहाँ पर बात करी। उसके बाद रेड जाइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो स्टेज होती है इससे आपका परिणाम क्या निकलता है, जो आपका परिणाम स्वरूप यहाँ पर तारे के जो बाहरी क्षेत्र हैं उसमें आप सूजन और थोड़ा सा लालपन देखते हैं, वहाँ पर लाली आनी शुरू हो जाती है। और जो आपका बहुत बड़ा जाइगेंटिक डायमेंशन है, यानी कि इसका आकार है, उसको आप बोल देते हैं क्या, रेड स्टार। तो एक यहाँ पर देखिए ये आपके चरण है जहाँ पर इनका रिजल्ट इस तरीके से निकलता है, जहाँ पर ये फॉर्म हो रहे होते हैं। उसके बाद हम वाइट डॉर्फ की तरफ आएंगे, यानी कि सफ़ेद बौना की तरफ आएंगे। तो देखिए यदि जो आपका तारा है यानी कि स्टार है उसका मास हमारे सन की तरह छोटा हो जाए, अपेक्षाकृत छोटा हो जाए, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को ये बोल सकते हैं कि आपका एक सफ़ेद बौना टाइप का यहाँ पर अपना फॉर्मेशन दिखाएगा। तो जो भारी परत तक पहुँचने वाली गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही ये आपकी एक्सपेल होती हैं यानी कि बाहर निकलती हैं, जैसे ही गैसें ठंडी और सिकुड़ती हैं, तारा एक सफ़ेद बौना बन जाता है, यानी कि वाइट डॉर्फ बन जाता है। तो ये फॉर्मेशंस हैं अलग अलग टाइप के। प्रोटोस्टार में आपने एक चरण की बात करी जहाँ पर जो हीलियम कोर है वो तेज़ी से भारी होता चला जाता है, और उसके बाद वहाँ पर आप हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक तरीके से संघनन बादल देखते हैं, यानी कि कंडेंस क्लाउड देखते हैं। उसके बाद आप रेड जाइंट की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर आप इनके बीच में स्वेलिंग होना देखते हैं।
कि किस तरीके से यहाँ पर आपका स्वेलिंग होना और लाल होना शुरू हो जाता है और काफ़ी बड़ा जाइगेंटिक डायमेंशन आपके इस स्टार का बनना शुरू हो जाता है। फिर आप वाइट डॉर्फ की बात करते हैं जहाँ पर आपकी जो एक्सपेल्ड गैसें हैं वो गैस ठंडी होकर सिकुड़ने लगती हैं और एक सफ़ेद बौने तारे का निर्माण यहाँ पर कर देती हैं। तो चलिए फाइनली हम एंटर करेंगे आपकी सौर प्रणाली के अंदर, यानी कि आपके सोलर सिस्टम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के मिलेंगे। इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, द सन 8 प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे प्लूटो को, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड उसकी रिस्पेक्टिव सैटेलाइट्स हैं। तो जो सूर्य है उसके 8 ग्रह हैं, प्लूटो को हमें यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़कर उनसे संबंधित आप यहाँ पर उपग्रह भी देखेंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या बनता है, सौर मंडल यहाँ पर बनता है। इसके अलावा जो आपकी इंटरस्टेलर डेब्रिस हैं सच एज एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये भी आपको आपके सौर मंडल के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, मतलब आपके सोलर सिस्टम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस में मिलेंगी जिनको हम प्लाज्मा बोलेंगे। उसके अलावा आपके यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मिलकर निर्माण करती हैं आपके सौर मंडल का। कि सौर मंडल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा और भी जो कंपोनेंट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के प्लैनेट से अलग, वो क्या हैं, आपके बौने प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं। इनको हम बोलते हैं स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़, यानी कि सोलर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं, आपके मेन प्लैनेट से थोड़ा सा अलग होते हैं। अगर मैं किसी एक सिंगल प्लैनेट की बात करूं तो उसकी खुद की सैटेलाइट्स होती हैं। छोटे छोटे प्लैनेट्स जो होते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं, और ये सभी मिलकर हम इसको SSSB का नाम दे देते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। इसके अलावा आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल पुल देखेंगे सन का, जो कि सारे प्लैनेट्स को और उनके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उसके चारों ओर रिवॉल्व कराने का काम करेगा। जो प्लैनेट्स हैं यानी कि जो आपके ग्रह हैं वो यहाँ पर सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपके घूमते हैं। इलिप्टिकल यानी कि यहाँ पर अगर सन है तो ये इलिप्स वाला एक फॉर्मेट करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में यहाँ पर आपका चक्कर लगाते हैं। जो आपके सौर सिस्टम है, द प्लैनेट जो कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है आपका सन के, वो आपको याद रखना है, वो आपका क्या है, मरकरी। तो मरकरी सबसे निकटतम आपका प्लैनेट है आपके सन से। एंड अगर मैं आपसे सबसे दूर वाले प्लैनेट की बात करूं आपके सूर्य से, तो वो आपका क्या निकल कर आएगा, नेपच्यून। पहले यहाँ पर प्लूटो को माना जाता था, लेकिन प्लूटो यहाँ पर नहीं है। आपका जो सबसे निकटतम स्टार है, निकटतम प्लैनेट है सन के, वो क्या है, आपका नेपच्यून। अब देखिए सोलर सिस्टम की बात करूं तो मेनली जो डोमिनेंस है यहाँ पर वो आपकी सन की है, जिसके अंदर टोटल अमाउंट कितना है, 99.9% आपका सोलर सिस्टम के अंदर आपका सन ही कवर करता है ऑफ द मैटर, जो कि पूरे सिस्टम में आप देखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे प्लूटो की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि प्लूटो को हम यहाँ पर ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। इसको प्लैनेट की कंडीशंस में प्लैनेट वाली कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो ड्वार्फ प्लैनेट वैसे सबसे दूर है, इसी वजह से पहले जब इसको हम प्लैनेट की कैटेगरी में रखते थे तो हम बोलते थे कि भाई जो सबसे दूर है आपका सन स्टार से, वो कौन सा प्लैनेट है, वो आपका प्लूटो है। लेकिन जब क्योंकि ये आपका प्लैनेट कैटेगरी में ही नहीं रह गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर नेपच्यून को बोलते हैं कि सबसे जो दूर है प्लैनेट आपके सन से, वो आपका क्या है, नेपच्यून है। उसके अलावा आपके ये यहाँ पर प्लैनेट्स लिखे गए हैं, जिसमें आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। यानी कि आप क्या देखेंगे, टेरिटरी देखेंगे, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि आप यहाँ पर स्थल देखेंगे, हमने स्थलीय ग्रह बोल सकते हैं। जबकि आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आपके क्या होते हैं, ये गैसीय अवस्था में होते हैं, ये गैस के बने हुए होते हैं, गैस के गुब्बारे टाइप के होते हैं। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा ग्रह है जो कि स्थलीय ग्रह नहीं है। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रखना है। अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ेंगे। तो हमने सोलर सिस्टम देखा कि सोलर सिस्टम का जो बनना होता है इसके अंदर कौन कौन से आपके आते हैं। अब एक एक करके जो हमें सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, यानी कि जो सदस्य हैं आपके सोलर सिस्टम के, इनको अब हमें डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो सदस्य, सबसे मेन सदस्य जिसके हमने अभी पहले देखा भी कि जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपका सोलर सिस्टम का कवर करता है, वो करता है आपका सन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें सन के निकालने हैं, वो हमें यहाँ पर एक एक करके समझने चाहिए। अगर आपसे बोला जाए कि भाई अर्थ का सबसे करीब जो सबसे नज़दीकी तारा है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे वो है आपका सन। अगर मैं आपसे थोड़े से और फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका डायमीटर देखिए, आपसे ऐसे जनरली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। छोटे मोटे फैक्ट्स अगर आपको इधर उधर मिल जाए तो आपके लिए अच्छा ही है।
तो 14 लाख किलोमीटर इसका आपका डायमीटर है। इसके अंदर अगर आपसे कंपोजिशन पूछा जाए यानी कि किस किस से मिलकर ये आपका बना हुआ है, कौन कौन से तत्व आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको ये 71% आपको इसके अंदर हाइड्रोजन का मिलेगा, 26% आपको हीलियम देखने को मिलेगा और लगभग 2.5% आपको बाकी के एलिमेंट यानी कि बाकी के तत्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए इसके बाद और हम कुछ अगर यहाँ पर जानें तो देखिए विदिन सन यानी कि अगर आप सूर्य के भीतर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु संलयन यहाँ पर आप देखते हैं, यानी कि आप यहाँ पर न्यूक्लियन फ्यूजन देखते हैं। तो यहीं से देखिए आपका एसएससी के अंदर सवाल बनता जाता है जो सन है उसके अंदर दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर याद रखना है आपको हाइड्रोजन परमाणु संलयन होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन आप यहाँ पर देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कन्वर्ट होता है हीलियम के अंदर ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी हीट और नाइट निकलती है। जो शाइनिंग सरफेस है आपका आपके सूर्य का उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि दिए गए विकल्पों में से जो शाइनिंग एरिया है आपके सूर्य का उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसके अलावा आपका जो अगला सवाल बनता है वो बनता है कि जो सन के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी परत है उस बाहरी परत को आप किस नाम से बोलते हैं। तो देखो ये होता है आपका कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आजकल आप देख रहे हैं, बट इसका एक नाम टर्मिनोलॉजी बहुत टाइम पहले रखा गया जिसको हम नाम दे देते हैं आपका कोरोना। तो जो सन की एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर होती है उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर कोरोना। इसके अलावा और भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो मिडल सरफेस है क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर वहाँ पर फोटोस्फेयर का आप इतना देखते हैं, क्रोमोस्फेयर का आप इतना देखते हैं और उसके बाद कोरोना का आप इतना देखते हैं। तो ये इनके सरफेस टेम्परेचर आपके सामने लिखे हुए हैं, ऐसे अपनी नॉलेज के लेकर आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं प्लैनेट्स की तरफ आऊँ, जो प्लैनेट है वो ट्रैवल करते हैं विद द सन थ्रू मिलियन ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 70,000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ग्रह सूर्य के साथ हमारी आकाशगंगा में लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लाखों तारों की यात्रा करते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो एक सवाल आपका यहाँ पर बनता है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है, ये आपका CHSL के अंदर भी पूछा जा चुका है और यहाँ से क्या बोला जाता है आपसे, ये जो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी अगर आप देखें तो वहाँ पर कितना टाइम लगेगा सूर्य से निकलने वाली लाइट को। तो आपको यहाँ पर टोटल टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। इस टाइम में जो लाइट है आपकी सन से वो आपकी पृथ्वी पर पहुँचती है और इसी के आधार पर आप उस चीज़ों को अपने पास कर सकते हैं। तो हमने सन के बारे में जाना कि सन से रिलेटेड आपकी क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आपके वहाँ पर निकल सकते हैं। अब चलिए हम ग्रहों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आपके सन के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं वो आपके कौन अदा करते हैं, आपके प्लैनेट, जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं आपके सूर्य को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चारों ओर, सन के चारों ओर। चलिए प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपकी क्या है, ओपेक बॉडीज हैं, यानी अपारदर्शी ट्रेन है जिनको हम आर पार ऐसे देख सकते हैं। तो आप इनको ऐसे करके ओपेक बॉडी बोल सकते हैं। जो 9th प्लैनेट है रिसेंटली डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा, इसका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इसका, आपका कार्ला। तो देखिए हाल फिलहाल में जो भी इस तरीके की आपकी न्यूज़ आती रहती हैं उनको आप ज़रूर नोट करके रखा करिए, क्योंकि इनसे बाहर भी जो सवाल आपके बनते हैं वो बनते हैं कि हाल फिलहाल में जो भी आपकी डिस्कवरी हुई हो, किसी चीज़ का पता लगाया हो। तो हाल ही में आपका 9वां प्लैनेट यहाँ पर निकाला है नासा ने, इसका नाम आपको याद रखना है, कार्ला। देखो सीक्वेंस वैसे तो आपने पता होगा कि सीक्वेंस अगर मैं आपसे देखूं सन के बाद तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मरकरी, फिर उसके बाद आप वीनस देखेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं किसको, अर्थ को। अर्थ के बाद आपका मार्स निकल कर आएगा, फिर आपका जुपिटर आता है, फिर आपका सैटर्न आता है, फिर आपका यूरेनस और फिर उसके बाद आपका नेपच्यून आता है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, आप सभी ने बचपन से कई बार इसको देखा भी होगा और ये सभी चीज़ें आपके लिए आसानी है, इनको आप याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई साइज़ के हिसाब से आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, यानी कि बड़े से छोटे के अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट में लगाएं तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, जुपिटर। यानी कि सवाल आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो ग्रह है आपके सोलर सिस्टम का वो क्या है, वो है आपका जुपिटर। फिर आपका सैटर्न आएगा, फिर आपका यूरेनस आएगा, फिर आपका नेपच्यून आएगा और 5वें नंबर पर आता है आपका ग्रह प्यारा अर्थ। उसके बाद आपका वीनस आएगा, फिर आपका मार्स आएगा और सबसे छोटा ग्रह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मरकरी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ज़रूर याद रखनी है अपने ग्रहों से रिलेटेड। इसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर वर्गीकरण कर देते हैं किसका, आपके प्लैनेट्स का। जैसे कि जो प्लैनेट्स हैं यानी कि जो ग्रह हैं उनको हम 2 समूहों के हिसाब से यहाँ पर बांट सकते हैं, जिसमें आपका एक आंतरिक ग्रह हो जाएंगे
और एक बाहरी ग्रह हो जाएंगे, यानी कि आपके इनर प्लैनेट्स और आपके आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट आपकी हम कौन क्या देखते हैं उनके अंदर बातें कि ये आपके टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं, यानी कि स्थलीय होते हैं, रॉक प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पर आपको रॉक्स मिलेंगे, ये सबसे करीब होते हैं सन के। इनर प्लैनेट्स की बात करूँ, इनका जो कोर होता है वो पिघला हुआ धातुओं का कोर होता है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, मतलब कौन कौन से ग्रह आपके यहाँ पर आएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आपके इनर प्लैनेट्स के अंदर आएंगे, और बाकी के बचे हुए आपके आउटर प्लैनेट्स में आएंगे। ये आपके गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। इनका आप अगर देखें कि रिंग सिस्टम होता है, यानी कि चारों ओर आप यहाँ पर इनका रिंग देख सकते हैं। इनके अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे अपने एक एक प्लैनेट को डिस्कस करते हुए। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम सर्च करना है, edu24 पर जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं रॉबिन शर्मा 199, ये मेरा यूज़र आईडी है। तो आप रॉबिन शर्मा 199 सर्च करके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।